हेलो एनिमी लवर्स। एक भीगती बारिश वाली शाम थी। स्कूल खत्म हो चुका था, सब बच्चे जा चुके थे, लेकिन एक लड़का अपनी बेंच पर अकेले बैठा था। आंखों में कुछ ख्याल, कुछ उदासी, जैसे दिल में कोई कहानी हो जो किसी को सुना भी नहीं सकता। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि घर जाना मुश्किल हो गया, तो वो निकल गया स्टेशन की तरफ, शायद एक छोटी सी उम्मीद लेके कि बारिश रुक जाए। जैसे ही स्टेशन पहुंचा, उसने अपना छाता निकाला, सिर्फ खुद को ही नहीं, अपनी तन्हाई को भी बचाने के लिए। और वह एक लड़की थी, भीगती हुई, बिल्कुल चुपचाप। उसकी आंखों में दर्द था और कपड़े पूरी तरह से गीले। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, ट्रेन आधे घंटे लेट है, रास्ते में कुछ जानवरों की मौत के कारण। लड़का उस लड़की की तरफ देखता है और लड़की पूछती है, क्या अजीब नहीं लगता तुम्हें एक लड़की को ऐसे देखना? लड़का हल्का मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, मुझे बस ये कहना था कि तुम्हारा बैग है, बारिश में भीग गया है, छाता ले लो। लड़की तुरंत बोल पड़ती है, ये सब अच्छा बनने का नाटक तो नहीं कर रहे? मैं पैसा देकर ही छाता खरीद लेती हूँ, कोई और हो तो वो भी दे दो। लड़का हल्का सा हंस के कहता है, मेरा घर यहाँ पास में है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम यहीं रुकोगी तो तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। लड़की थोड़ा सा रुक के कहती है, तो क्या तुम्हारे घर वाले चिंता नहीं करेंगे? और लड़का एक पल के लिए चुप हो जाता है, मेरे पास कोई घर वाले ही नहीं है। लड़की धीरे से मुस्कुराती है, सेम पिंच, मेरे पास भी कोई नहीं है। फिर लड़की छाता ले लेती है और कहती है, मैं छाता वापस कर दूंगी कभी। और इसी छोटी सी मुलाकात में दोनों के बीच एक रिश्ते का बीज पड़ चुका था। वो दोनों अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उस लड़की का नाम था अंजू और लड़का का नाम था कारू। अगली सुबह कारू अपनी ट्रेन पकड़ के स्कूल जाता है। क्लास में शांत बैठा होता है, तभी टीचर एक नए स्टूडेंट को क्लास में लाती हैं। और ये नई लड़की कोई और नहीं, वही लड़की अंजू होती है। एक पल के लिए दोनों की आंखों में हैरानी, लेकिन दिल के कोने में एक मुस्कान। शायद किस्मत ने बारिश के बहाने मिलवाया था और अब उस कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। अगले दिन अंजू क्लास में आई, शांत लेकिन आंखों में कुछ कहानियां लेके। बेंच पर बैठे ही कारू की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, वैसे मेरे बड़े भाई में कुछ खास नहीं है। फिर उसके पास बैठ के कहने लगी, अब हम क्लासमेट्स हैं, तुम्हारा छाता कल वापस दे दूंगी। और इतना कहकर वो अपनी जगह बैठ गई। दिन खत्म होने के बाद कुछ लड़कियां उससे मिलने आईं, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अंजू ने सीधे साफ कहा, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक लड़की ने तिरछी नजर से देखा और कहा, पहले दिन ही इतना एटीट्यूड दिखा रही है। फिर उस लड़की ने अंजू की किताब उठाई और जमीन पर गिरा के बोली, ले उठा ले अपनी किताब। अंजू ने किताब उठाई, लेकिन उठाते ही उस लड़की के मुंह पर एक जोर का पंच मार दिया। खून बहने लगा उसकी नाक से भाई, और पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। कारू सब देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पाया क्या रिएक्ट करे। शायद उसके दिल में अंजू को लेके एक नई क्यूरोसिटी जग चुकी थी। शाम को कारू अपने अलग ही अंदाज में म्यूजिक सुन रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी और तभी हमें पता चलता है उसकी बहन मर चुकी है, माँ उसे छोड़ के जा चुकी है। वो अक्सर डिप्रेशन में रहता है। एक अंधेरों से भरा हुआ लड़का। एक शाम जब वो कुएं से पानी ले रहा था, उसका पिता शराब के नशे में उस पर चिल्लाने लगता है, तेरी वजह से तेरी बहन मर गई, अगर तू मर जाता तो मुझे कम दर्द होता। ये सुनते ही कारू का दिल टूट जाता है और वो घर से भाग जाता है, सीधा रेलवे ट्रैक की तरफ, मौत को गले लगाने के लिए। ट्रेन आती है, लेकिन उसका दिल डर जाता है। आखिरी पल में वो ट्रैक से कूद जाता है, बच जाता है और भागता हुआ चला जाता है एक जंगल की तरफ। थककर गिर जाता है, लेकिन फिर उठता है और आगे चलता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक अजीब सी जगह पर, ट्रायंगल शेप की एक पुरानी केव पर। वो अंदर जाता है और जो देखता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। रोशनी से चमकते हुए पेड़, पानी में तैरती हुई ग्लोइंग घंटियां, जैसे कोई दूसरी दुनिया ही हो। और तभी एक चप्पल दिखाई देती है, पानी में बह रही होती है। उस चप्पल पर लिखा होता है उसकी बहन का नाम। वो चौंक जाता है, आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो केक के ओर दौड़ता है और एक चप्पल उड़ती हुई उसके हाथ में आ गिरती है और उस पल एक गाता हुआ गीत, एक तोता आता है। उस गीत की आखिरी धुन जैसे हवाओं में घुल गई थी और कारू की आंखों के सामने एक पुराना पल जिंदा हुआ था। उसे याद आया, यही गाना तो उसने अपने पेट तोते को सुनाया था उस दिन जिस दिन उसकी बहन गई थी। उसका दिल धक धक से करने लगा, क्या ये वही तोता है जो मेरी बहन के साथ गया था? भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन दिल कह रहा था। अगले दिन जब कारू घर लौटा, वो देखता है उसका पिता, जो हमेशा सिर्फ डांटता था, आज आंखों में आंसू लेके उसके सामने आता है और कहता है, मुझे माफ कर दे बेटा, अब मैं तुझे कभी घर से जाने से नहीं रोकूंगा। बस अगर तू एक हफ्ते तक घर से बाहर जाए तब मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। और वो उसे गले लगाता है और फिर चला जाता है। कारू हैरान होता है, मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए गया था। फिर जाके मोबाइल देखता है और उसका दिल थम जाता है। एक दिन नहीं, पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। उस ट्रायंगल टनल के अंदर वक्त अलग ही चल रहा था।
स्कूल लौटकर जब कारू क्लास में आता है तो दोस्तों के सवाल बरस जाते हैं, तू कहाँ था इतने दिन। तभी अंजू आती है, उसकी आंखों में भी सवाल हैं, लेकिन जुबान से कहती है कल आना, मैं तुम्हारा छाता वापस करूंगी। अगले दिन स्कूल के बाद कारू फिर चला जाता है उसी टनल की तरफ, दिल में एक उम्मीद, एक आखिरी चिंगारी। अगर ये जगह एक तोता वापस ला सकती है तो क्या मेरी बहन भी लौट कर आ सकती है। वो टनल में जाता है, रोशनी से भरी पानी जैसे उसके आसपास कहानियां लिख रहा हो। लेकिन पीछे से आवाज आती है, कारू रुक जाओ। वहाँ अंजू थी, उसने कारू का पीछा किया था। कारू उसे तुरंत बाहर ले जाता है और कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो, ये जगह नॉर्मल नहीं है। अंजू पूछती है ये सब क्या है कारू, मुझे सच बताओ। तब कारू उसे बताता है इस जगह में वक्त अलग ही चलता है, एक पल का मतलब हो सकता है एक हफ्ता, या सिर्फ टनल नहीं, ये तुम्हारे दिल के सबसे गहरे जख्म तक ले जाता है। और सबसे अजीब बात, यह टनल तुम्हारी एक छुपी हुई विश पूरी करने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए तुम्हें अपने आज को खोने का रिस्क ही क्यों ना लेना पड़े। अंजू ने कारू की आंखों में देखा और कहने लगी तुम टनल के राज में हो, और सबसे पहले बात यह है ये राज किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पास भी एक दुनिया है, मेरी अपनी कहानी है, शायद हम दोनों एक दूसरे के वक्त के टुकड़ों को जोड़ सकते हैं। सपोर्ट करना होगा, एक दूसरे के साथ चलना होगा, क्योंकि इस टनल में कुछ और भी छुपा है जिसे हमें समझना होगा। अगले दिन स्कूल के बाद दोनों ने प्लान बनाया, आज छुट्टी के बाद फिर से उस टनल में जाएंगे, इस बार इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। अंजू टनल के अंदर जाते वक्त कारू से कहती है अब जो भी करना सोच समझ के करना, और हाँ, जो लड़की को तुमने पंच मारा था उसके लिए माफी मांगना चाहिए। कारू कुछ बोलता है, उससे पहले उसका फोन का सिग्नल चला जाता है। कारू तुरंत बाहर भागता है। जैसे ही अंजू उसे देखती है गुस्से में बोलती है तुम्हारा कॉन्टैक्ट 6:35 पर ही कट हो गया था कारू, तुम अब तक कहाँ थे। कारू थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा गिल्टी सा कहता है मेरे फोन का सिग्नल गया था जैसे ही मैंने जी पिलर को पार किया। अंजू सीरियस हो जाती है, अगर हमें अपनी विशेष पूरी करनी है तो हमें उस स्टील वेसल को और ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। अगले दिन फिर से दोनों टनल में लौटते हैं और हर दिन कुछ नए राज, कुछ नए सिग्नल्स मिलते हैं। उनके रेगुलर विजिट से एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है, टनल के अंदर 3 सेकंड बाहर के 2 घंटे के बराबर हैं। एक दिन जब दोनों घर लौट रहे होते हैं तो अंजू का पैर फिसल जाता है और वो सीधा कारू के ऊपर गिर जाती है। काफी ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, लेकिन दोनों के बीच की खामोशी में एक नए एहसास की आवाज छुपी थी। अगले दिन स्कूल में कारू के दोस्तों ने उसे गैर मामूली नजरों से देखा। एक फ्रेंड कहता है भाई तुम दोनों डेटिंग वेटिंग तो नहीं कर रहे। कारू हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दिल शायद कुछ और ही कह रहा था। फिर एक दिन टनल के टाइम को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट प्लान होता है। अंजू कहती है मैं पिलर के पास से मैसेज भेजूंगी, तुम देखना अंदर तुम्हें मिलता है या नहीं। कारू टनल के अंदर जाता है और जैसे ही पिलर के पास पहुंचता है अंजू मैसेज भेजती है, लेकिन मैसेज नहीं आता। कारू जब टनल से बाहर आता है अंजू भागती हुई उसके पास आती है। कारू तुम अंदर सिर्फ 10 सेकंड के लिए गए थे, लेकिन यहाँ 7 घंटे गुजर चुके हैं। कारू शॉक हो जाता है, तो इसका मतलब बाहर का मैसेज अंदर पहुंच ही नहीं पाता। अब वो दोनों सिर्फ एक रहस्य के साथ ही नहीं, वक्त के उल्टे चक्रव्यूह के कैदियों जैसे हो गए थे। और उस टनल में कुछ और भी था जो अब तक सबके सामने नहीं आया था। एक दिन कारू और अंजू एक एक्वेरियम जाते हैं। अंजू मछलियों को देखकर बचपन की तरह खुश हो जाती है, आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान। पर कारू का चेहरा शांत था, लेकिन उदासी उसके साथ साया बन के चल रही थी। अंजू पूछती है तुम इतने चुप क्यों हो। अंजू ये भी बताती है जब तुम उस केव में गए थे मैं अंदर से टूट गई थी, डर लग रहा था कि कहीं तुमसे बात हो पाए या ना हो पाए दोबारा। अगली बार जब तुम जाओगे तो मैं तुमसे पहले बात करना चाहूंगी। ये बात सुनकर दोनों का दिल हल्का सा धड़कता है। एक चुप्पी सी फीलिंग उभर कर आती है, तुम्हारे चेहरे पे पहली बार मुस्कान देखना चाहती हूँ कारू। कारू का दिल भर आता है, वो कहता है मैं इस एक्वेरियम में पहली बार नहीं आया हूँ, अपने माँ पापा और छोटी बहन के साथ पहले भी आया था। तब सब कुछ परफेक्ट लगता था, हम चारों साथ थे, हंसी थी, प्यार था। फिर एक दिन मेरी बहन पेड़ से गिर गई और सब कुछ बिखर गया। माँ छोड़ के चली गई, पापा ने दारू में दर्द डुबाना शुरू कर दिया और मुझे सिर्फ मार मिलती थी। बस एक इच्छा है, उस ट्रायंगल केव के जरिए मैं अपनी बहन को वापस ला सकूं। अगले दिन कारू और अंजू उस टनल में 108 सेकंड तक जाते हैं। वहां अंजू को उसका खुद का लिखा हुआ मांगा मिलता है, वही जो कभी उसने खुद लिखा था। दोनों इस मांगा को बाहर ले आते हैं, पर कारू के कपड़े इतने गीले हो चुके थे कि वो अपने घर नहीं जा सकता था। अंजू उसे अपने घर ले जाती है और उसे नए कपड़े देती है। कारू जब उसके कमरे में होता है तो देखता है एक रखा हुआ मांगा, वो पढ़ने लगता है और तभी अंजू भी बदलकर उसके सामने आती है। कारू कहता है ये मांगा किसने लिखा। अंजू मुस्कुरा के कहती है मेरे ग्रैंडफादर ने।
फिर थोड़ा रुककर कहती है, वो मांगा आर्टिस्ट थे लेकिन उनका काम कभी पॉपुलर नहीं हुआ। मार्केट में टैलेंट तो था पर कंपटीशन ज्यादा था, फिर भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली, इसलिए मैं भी मांगा आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। लेकिन जब मैंने अपने लिखा मांगा अपने पेरेंट्स को दिखाया, उन्होंने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा, तुम कभी अपने दादा जैसी निकलोगी, ना काम करोगी ना पैसा। कारू मांगा पढ़ता है और हर पन्ने के साथ उसका दिल भर जाता है। वो कहता है, अंजू तुम्हें बहुत टैलेंट है, तुम्हारी लिखी हर लाइन हर स्केच जैसे दिल के बिल्कुल पास से आई हो। अंजू हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, थोड़ा झटकते हुए कहती है, मुझ में इतना टैलेंट नहीं, तुम जैसे लोग ही असली टैलेंटेड होते हो, मैं तो बस कोशिश करती हूँ। कारू उसकी आंखों में देखता है, नहीं अंजू तुम स्पेशल हो। मुझे लगता था दुनिया बस एक बोरिंग सी जगह है, लेकिन जब से तुम मिली हो मुझे लगता है किसी के लिए सब कुछ बदल भी सकता है। अंजू थोड़ा सा खामोश हो जाती है, फिर कहती है, मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूँ कारू। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उस नज़र से दुनिया को देखूं जिससे तुम देखते हो। फिर अंजू कहती है, अगले हफ्ते हम फिर से उस टनल में जाएंगे। कारू कहता है, हाँ 2 अगस्त को। अगला सीन समर फेस्टिवल का है। दोनों मेले में घूमते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें खाते हैं और हंस के वक्त बिताते हैं। फिर कारू अंजू को एक ऐसी जगह ले जाता है जो उसके लिए बहुत खास थी। ये जगह मेरी और मेरी छोटी बहन की थी। जब माँ बाप के बीच झगड़े होते थे हम यहीं छुपकर बैठ जाते थे। अंजू पूछती है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? कारू थोड़ा सा चुप रहता है, फिर कहता है, शायद मैं वापस कभी ना आ पाऊँ यहाँ, इसलिए एक आखिरी बार देखना चाहता था। तभी पीछे से पटाखे फूटते हैं और अंजू घुमाकर उसे पूछती है, तुमने 2 अगस्त का दिन टनल जाने के लिए क्यों चुना? कारू कहता है, क्योंकि मेरी बहन 2 अगस्त को ही चली गई थी। ये कहकर कारू का गला भर आता है, आंखों में आंसू, और उसका दर्द देखकर अंजू उसका हाथ पकड़ लेती है और एक छोटी सी छूट में एक समंदर भर का सहारा था। कारू जब घर वापस पहुंचता है तो देखता है उसका पिता एक अनजान औरत के साथ खड़ा है। ये तुम्हारी नई माँ है, उसके पिता कहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कारू समझ ही नहीं पाता ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। उसका दिल फट जाता है और बिना किसी वजह के उसके पिता उसे मारने लगता है और फिर घर से निकाल देता है। कारू अपने रूम में आके सिर्फ एक चीज सोच रहा था, क्या मुझे अंजू को सब बता देना चाहिए? लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा। दिल भर गया था पर जुबान खामोश थी। अगले दिन अंजू का कॉल आया, कारू मिलना है तुमसे। जब दोनों मिले अंजू एक अलग ही रोशनी में थी। कारू, मैंने अपना मांगा तुम्हारे वाले अकाउंट से सबमिट कर दिया और गैस बट उनको पसंद आया। मेरे मैनेजर को भी बहुत अच्छा लगा और अब वो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल जल्दी टनल जाना है पर इस बार अपने लिखने की टैलेंट से विश कंप्लीट करनी है। कारू उस वक्त सब कुछ बताना चाहता था पर अपने घर का हाल, पिताजी का झटका, नई माँ का दर्द, सब, लेकिन अंजू की खुशी इतनी थी कि ज्यादा कि उसने कुछ नहीं कहा। अब आता है अगला दिन 2 अगस्त का। अंजू ने सुबह से कारू का मैसेज का इंतजार किया। कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कुछ भी नहीं। एक अजीब सी चिंता थी, उसे सब कुछ वियर्ड लग रहा था। तभी उसने सोचा, मैं सीधा उसके घर जाती हूँ। जब अंजू कारू के घर पहुँचती है उसके पिता कहते हैं वो घर छोड़ के जा चुका है। उसका इंस्टीट्यूशन कह रहा था कारू टनल में गया होगा अकेला। रास्ते भर में अंजू रोती हुई जा रही थी। उसे वो लम्हा याद आ रहा था जो कारू के साथ गुजारा। तभी उसके फोन पर एक डिलीट मैसेज आता है, अंजू जब तक तुम्हें ये मैसेज मिलेगा शायद तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर मैं टनल में जा चुका हूँ अकेला। तुम्हारा अंदर जाना अब सेफ नहीं है। दुनिया तुम्हारा टैलेंट क्यों चाहेगी? अंजू तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो इस दुनिया को चाहिए। तुम लिखो, तुम मनाओ, तुम क्रिएट करो। तुम्हारा टैलेंट किसी विश से नहीं तुम्हारी रूह से आता है। ये टनल विशेष पूरी नहीं करता, सिर्फ चीजें स्टोर करता है। तुम्हारी मांगा, तुम्हारे जुनून, वो सब यहाँ प्रिजर्व हो गया है। मैं चला गया हूँ लेकिन जब मैं 1000 साल बाद वापस आऊंगा मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेस्ट मांगा पढूं, जो तुमने अपने लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए लिखी हो। ये मेरा सबसे खूबसूरत अलविदा है अंजू। अंजू का दिल टूट जाता है। फूल से आंसू की बूंदें गिर रही थी। वो चीख पड़ती है, कारू जब तुम्हें जाना ही था तो हम दोनों ने एक साथ सब कुछ क्यों किया? तुमने मुझे समझा ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ होना चाहती थी, बस साथ में। और सब स्क्रीन दूसरी तरफ कट होती है। टनल के अंदर कारू चलते हुए अंधेरे में, वक्त के परे, दुनिया से दूर, सिर्फ एक ही उम्मीद लिए कि कभी अंजू की कहानी उस तक जरूर पहुंची होगी। अंदर अंधेरा था पर उसके दिल में उसकी बहन की रोशनी थी। चलते चलते 1 घंटा बीत गया पर बाहर दुनिया में 4 साल निकल गए। वो पानी में तैरते हुए अपनी बहन को पुकार रहा था। तभी एक रोशनी चमकती है, एक डिवाइन सा लाइट, और अगले पल में वो अपनी बहन की यादों में था। उसकी बहन उसके लिए दूध लाई थी। कारू सब कुछ भूल चुका था। अब वो बस एक भाई था जो बहन के साथ मजाक कर रहा था। एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ ठीक था। लेकिन जब उसने आईने में देखा उसका चेहरा बदल गया था। डर गया और तभी उसे अपना फोन याद आया। ये तो मैंने पीछे ही छोड़ दिया था। उसने अपने फोन को उठाया और देखा
अंजू के हजारों मैसेजेस हर साल हर लम्हे। अंजू ने कभी मैसेज भेजना बंद नहीं किया। उसकी बहन उसके पास आई और प्यार से बोली, ये तुम्हारी दोस्त का मैसेज है। कारू मुस्कुरा के बोला, पर अब हम इतने अच्छे दोस्त कहाँ रहे। बहन ने सिर्फ इतना कहा, लड़ना बुरी बात होती है। कारू ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा, जब तुम मेरे साथ हो सब कुछ ठीक लगता है। उसके बहन मुस्कुराई और कहने लगी, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और से भी प्यार करने का हक है। अगर तुम किसी और को चुनो तो भी मैं खुश हो जाऊंगी। तभी फोन पे और मैसेजेस आते हैं अंजू के। वो हर साल लिख रही थी, एक भी साल नहीं छोड़ा था। उसी वक्त कारू डिसाइड करता है, जो हो गया सो हो गया, पर मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ अंजू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उस रोशनी भरे दरवाजे को खोलता है। अब सीन कट होता है और बाहर की दुनिया का मंजर दिखाया जाता है। अंजू एक काफी काबिल आर्टिस्ट मांगा बन चुकी थी, लेकिन कारू के जाने के बाद उसके दिल में खालीपन रह गया था। डिप्रेशन उसे तोड़ने लगा। वो लिख नहीं पा रही थी। एडिटर से कहती है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और तभी वो एक ओल्ड अम्ब्रेला देखती है, वही छाता जिससे उनका रिश्ता शुरू हुआ था। एडिटर पूछता है कि ये छाता किसका है। अंजू सिर्फ मुस्कुरा देती है, आंखों में कुछ आंसू कुछ उम्मीद। उसी वक्त टनल के अंदर कारू भाग रहा है। उसके कदमों में जज्बात हैं, दिल में यादें हैं। अंजू की हंसी, उसका प्यार, उसकी हर एक बात जिसने उसे जीना सिखाया। कारू भागते भागते एक और मैसेज लिखता है, अंजू मैं आ रहा हूँ। और उस टनल के अंधेरों से रोशनी की तरफ बढ़ता है। मैं तुम्हारे साथ ये छाता पिछले साल से देख रहा हूँ। क्या किसी ने तुम्हें ये गिफ्ट किया है? ये तुम्हारी यादगार है। अंजू चुप हो गई क्योंकि वो छाता कारू का था। अगले दिन अंजू एक ट्रेन स्टेशन पर थी और तभी कारू का मैसेज आया उसके फोन पर। मैसेज देखते हुए टनल के अंदर भाग पड़ी। टनल के अंदर कारू भी भाग रहा था। वो बेहोश हो गया था और जब उसे होश आया अंजू के पास था। पूरे 8 साल बाद अंजू से मिल रहा था वो। अंजू बोली, तुम आने में इतना टाइम क्यों लगा दिए? इसलिए मैं खुद तुम्हें लेने आई। फिर उसने पूछा, क्या तुमने मुझे मैसेज भेजा ही नहीं था? अंजू हंसकर बोली, मैं तुम्हारे सभी मैसेजेस रिसीव कर लेती थी। कारू ने बताया, मैंने तुम्हारे भेजे हुए सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। और तब ये दोनों केव से बाहर आते हैं। तभी बारिश शुरू हो गई। कारू के हाथ में छाता था पर खुला नहीं था। अंजू बोलती है, ये छाता अभी मेरे पास है। आखिरकार मैं तुम्हें तुम्हारा छाता वापस कर पाऊंगी। और यहीं पर हमारी इस कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको आज की एनिमे एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली कहानी भी जरूर देखनी चाहिए। वो कहानी भी आपको काफी पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।